डालों का छैल और बाटों का गारा मेरे हिटे की गवे दयाला। पुराना डाला ठांगेरा हुए के नहीं लगुल्यों सारू दयाला। गाणी रे गैठ्याणु और देली नी लांगी। तो ये आज की पीढ़ी के लिए भी बड़ा गहरा संदेश है कि जब तक हम पुरुषार्थ उद्यम नहीं करेंगे तब तक सफलता सामने नहीं आएगी। जीवन में हम कितना ही लिख लें गा लें, फिर भी आदमी की तमन्नाएं, आदमी की आरजू, लेखक का कल्पनाएं हमेशा अधूरी ही रहती हैं। जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पहाड़ों में बसंत से जुड़ी हुई हमारी बहुत सारी परंपराएं भी हैं। बसंत एगे खपार डांडा सारियों माँ, रुणक झुणक ऋतु बसंत गीत लगांद एगे। बुएन पेराई लाड माँ, डांडियों बटी बथों छुटी सर 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 धार माँ। संवादी कार्यक्रम में आदरणीय गढ़ रत्न गढ़ कवि नरेंद्र सिंह नेगी जी, जागरण समूह के पदाधिकारीगण और उपस्थित गुणी ऑडियंस श्रोतागण, नेगी जी का परिचय तो क्या ही दें कि आधी शताब्दी से ऊपर का आपका जो रचना संसार है, रचना यात्रा है, उसमें नेगी जी ने इस गढ़ प्रदेश को, यहाँ की जो लोक भाषा है, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और जो यहाँ के मुद्दे सरोकार हैं, उनमें से कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसे उन्होंने स्पर्श न किया हो। और समीक्षक लोग बड़े दावे के साथ कहते हैं कि शायद ही ऐसा कोई यहाँ का रहवासी होगा जिसने उनके गीतों को गाया न हो, गुनगुनाया न हो। क्या वो आम गृहिणी, घसियारी, लखड़वेनी हो, बॉर्डर के फौजी हों, दूर प्रवास में जो परिवार यहाँ के बस गए हैं महानगरों में, तो महानगरों में जो पली बढ़ी दो पीढ़ियाँ हैं, एकमात्र नेगी जी के गीतों के जरिए उन्होंने यहाँ की जड़ों से अपनों को जोड़े रखा। और फिर जो हमारा पहाड़ी डायस्पोरा देश विदेश में, होटल श्रृंखलाओं में, मर्चेंट नेवी के ग्रुप्स में, अलग अलग आइलैंड्स में जो यहाँ के खानसामा काम करते हैं, वो उनके लिए एकमात्र सहारा अपनी मातृभूमि से जुड़ने का है नेगी जी के गीत। तो नेगी जी, आपका स्वागत है सर। और आपसे मैं सवाल शुरू करना चाहूँगा कि आपको एक गीत छ बोल जब रात खुलली, तो उसमें आप बड़े प्रोमिनेंटली कहते हैं कि मैं इसी माटी की संतान हूँ, यखी ये माटी माँ जमी में भी मेरी भी बोटी रे अंगवाल। और वो गीत आपने 94 में गाया था। तब आपकी रचना यात्रा को 21 साल हो गए थे। तब से 3 दशक से ऊपर होने को आए। तो सर, उस गीत में आपके जितने तजर्बे हैं, जितने अनुभव संसार हैं, वही गीत में आप ये भी बोल रहा कि मी फर भी आई मौल्यार मिल भी कह छ आस कह की। और जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं और उसमें खूबसूरत बिंब है आपका कि डालों का छैल और बाटों का गारा मेरे हिटे की गवे दयाला। तो ये जानना चाह रहा हूँ कि इतने अच्छे बिंब, इतने अच्छे रूपक आपको कहाँ से मिलते हैं सर? धन्यवाद रयाल जी, और ये संवादी कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए
जागरण परिवार का आभार, धन्यवाद। आपने ये भोल जब फिर रात खुलली, ये केवल मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ियों एक गीत च के भोल क्यों होलो। जो लोग साहित्य, गीत, संगीत और दूसरी विधाओं से माँ काम करना छन, यू उनको भी गीत च। और जो लोग पहाड़ में रहना छन, उन लोगों को भी गीत च। तो ये माँ अगर केवल व्यक्तिगत रूप से आप देख लिया तो यो मैं ये बोलना चाहूँ छूँ कि ये केवल मेरो गीत नहीं च, मेरो भी च, लेकिन ये अन्य लोगों को भी गीत च। अगर वो ये थे अपू फने घटाला तो निश्चित रूप से ऊँ थे लगोलो कि ये गीत मेरो भी च। जी वो सर 2 लाइनें इसकी अगर हो जाती। हाँ ज़रूर। भोल जब फिर रात खुलली, धरती मानई पौध जमाली, पुराना डाला ठांगरा हुए के, नहीं लगुल्यों सारू द्याला, मित निरोलू म्यारा भूलों, तुम दगड़ी ये गीत राला, मित निरोलू मेरा भूलों, तुम दगड़ी ये गीत राला। भोल जब फिर रात खुलली, यखिए माटम जम्यूं में भी, मेरी भी रे बोटियाँ ग्वाल, भारा खैरी का बोकिनी मिल भी, मी भी हिटू उंदरी उका, डालियों को छैल अर बाटों का गारा, मेरा ही ट्यां की गवे द्याला, मित निरोलू मेरा भूलों, तुम दगड़ी ये गीत राला। भोल जब फिर रात खुलली। बहुत सुंदर सर। एक रचनाकार को जीवन में ऐसा लगता है कि मतलब मैं बहुत कुछ करना चाहता था, और जीवन अनुभव आपका इतना बृहद है कि सब कुछ को समेटने की एक कसक मन में रह जाती है। और इसी से संदर्भित आपका गीत था कि गाड़ियों की गंगा स्याणियों का समुद्र, कि जो कामनाएं हैं उनका तो समुद्र बहा जा रहा है। और वे गीत में आप बोल रहा कि एक ही बूंद समय सकी ये कलम कंठ माँ ये जलम माँ। आगे आप कहते हैं कि जो हम लोग केवल जो है सपना देखते हैं, डे ड्रीम देखते हैं, और पुरुषार्थ और उसमें कमी रह जाती है। तो आप बोल रहा कि छाला बैठी मुखड़े छलाणियों रहे और गोता नहीं लगे न गंगा जी माँ। आगे ये भी कि गाणी रे गैठाणु और देल ही नहीं लांगी। तो ये आज की पीढ़ी के लिए भी बड़ा गहरा संदेश है कि जब तक हम पुरुषार्थ उद्यम नहीं करेंगे तब तक सफलता सामने नहीं आएगी। तो नेगी सर का एक दूसरा गीत जो है वो भी उनकी रचना यात्रा को लेके, और जो डिजायर्स रह जाती हैं। तो सर उसके बाद तो आपको 3 दशक और मिले, तो उसमें आपने काफ़ी बृहद रचा भी। तो अभी भी कुछ यन शेष चमन में की और वांदू। हाँ, ये असल में
जो भी साहित्य से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लोक साहित्य हो, चाहे अन्य भाषाओं का साहित्यकार हो, गीतकार हो, गायक हो, जीवन में हम कितना ही लिख लें, गा लें, फिर भी आदमी की तमन्नाएं, आदमी की आरजू, लेखक का कल्पनाएं हमेशा अधूरी ही रहती हैं और लगता है कि अभी और कुछ लिखा जाना चाहिए था, अभी और कुछ गाया जाना चाहिए था। तो ये उसी भाव पर ये गीत था जिसमें मैंने इसको अपने ऊपर लेते हुए कहा कि बहुत कुछ हुआ लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया, जबकि बहुत कुछ किया जा सकता था इस जीवन में। तो उसी पर था ये। मैं 2 पंक्तियां कोशिश करता हूँ गाने की। गाणियों की गंगा, श्याणियों का समुदर, छा मेरा मन मां, ये मन मां, एक ही बूंद समय साकी बस, कंठ कलम मां, ये जलम मां। गाणियों की गंगा, श्याणियों का समुदर, छा मेरा मन मां, ये मन मां। बहुत लंबा गीत है। ये जो गणरत्न जी का जवाब था कि किसी भी रचनाकार की जो निरंतर असंतुष्टि है वही उसे सतत सृजनशील बनाती है और तभी और बातें भी जो है आगे प्रकाश में आती हैं। हमारा जो परिवेश है, जो प्रकृति है, तो 2/3 से ज़्यादा हमारा कवरेज फॉरेस्ट कवर है इस पर्वतीय प्रदेश में। नेगी सर ने प्रकृति में जितने भी उपमान हैं, जितने भी रूपक हैं, उन्हें अपने गीति काव्य में स्थान दिया है और वो प्रकृति को इतना सुंदर स्वरूप में लाते हैं कि प्रकृति वधू का जब वो निरूपण करते हैं तो उसका साकार रूप सामने आ जाता है, उसे एथनिक लुक देते हैं। तो सर एक गीत आपको मालू गुइरालू का बीच, और वही गीत में छ कि बांजू अयारों का बीच खिलियों बुरासू कनु, हैरी साड़ी में पैरियों हो लाल बिलोज जनू। और जो हमारे 30 त्योहार हैं उनमें ये माना जाता है कि जो हरी साड़ी है उसमें अगर लाल ब्लाउज है तो वो पूर्ण सुंदरता का एक प्रारूप है। तो सर वही गीत पर मैं चाहूँ छा कि थोड़ा सी आप 2 पंक्ति। अच्छा जी जी। तो मेरे ख्याल से गीत ज़्यादा होना, बातचीत कम होनी। यो रयाल साहब यो वादी गीत के शैली पर लिखूं गीत, और आप जानदन के हमारा जो सबसे पुराना जो गायक छन, लोक गायक छन, वो बादी बदेण और हमारा औजी, और ये लोग जो पारंपरिक ढंग से सदियों बटिन ये काम करना छन मेरासी लोग, तो उनकी एक अलग से शैली छ। जय को जो बेड़ा लोग छन उनकी शैली गाने की अलग होंद बिल्कुल। और वैसे तो मैंने कोशिश करी कि वी शैली पर भी मैं एक गीत बनाऊं। तो वो गीत छो हमारी प्रकृति पर हैं, जो पहाड़ों में हमारे नेचर च जो नज़र आंदो हमते हैं वे पर छो 2 लाइन में ये का कोशिश कर दो। मालू ग्विरलू के बीच खिली सकिनी आहा, मालू ग्विरलू के बीच खिली सकिनी आहा, मालू ग्विरलू के बीच खिली सकिनी आहा, मालू
बांझ आयारू का बोण खिल्यूं बुरास कनो, बांझ आयारू का बोण बे बांझ आयारू का बोण, बांझ आयारू का बोण खिल्यूं बुरास कनो, हैरी साड़ी मां बिलोज लाल पैरियों हो जानो, हैरी साड़ी मां बिलोज लाल पैरियों हो जानो, मालू गुरलू का बीच खिली सकिनी आहा मालू। नेगी सर ने ऋतु गीतों में विंटर्स हैं, ऑटम है, वसंत है, बरसात है, बसग्याल है, चौमास है, सबको षड ऋतुओं को स्थान दिया है अपने गीत संसार में। रबी का जब हमारे यहाँ पर्वतीय जो कंटूरनुमा खेती है उसमें जब रबी की फसल होती है तो उस इंटर क्रॉपिंग होती है। इंटर क्रॉपिंग में गेहूँ, जौ, सरसों, लैया, तो उस समय प्रकृति अपने पूरे उफान पर होती है, इतनी हरी धानी चादर ओढ़ी रहती है कुदरत ने, और उसमें बुरांस भी खिला होता है। तो नेगी सर ने जो है उन्हें बसंत इतना प्रिय है कि किसी गीत में कहते हैं कि अजियों ऐसु अजियों तक किले नहीं आई होलू बसंत। तो सर आपको एक मतलब ये आपको आपका तो मतलब लगभग 70 साल की उम्र तक तो आप नौकरी पेशे में जहाँ भी रहे आप लौट फिर के पौड़ी अपने गांव में ही आते रहे, आप अपने जन्म भूमि नहीं छोड़ी। तो उसमें सर वो एक गीत आपको बसंत एगी, और वह माँ उस समय हमारे यहाँ ये भी होता है कि जो बच्चे बच्चियों के नाक कान छेड़े जाते हैं तो उसे मौल्यार कहा जाता है, और मौल्यार के सीजन में ये कहा जाता है कि जो पेड़ पौधे पल्लव सब वो पुलकित तो होंगे ही, उनमें मौल्यार आएगी, इवन जो घाव भी है वो जल्दी भरता है। तो इसलिए बच्चियों के जो नाक कान छेड़ने के लिए, आभूषण पहनाने के लिए जो कर्ण भेदन किया जाता है तो उस वो मुफीद माना जाता है मौसम। तो सर इस गाने में भी आपने जो है ग्यों जौ की सारियों ने पैरी, लैया के फूलों की टलकी बसंती, तो वहाँ पे फिर प्रकृति बधू आती है। तो सर इस गीत की जो रचना प्रक्रिया निर्माण आपने किया होगा उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर। बसंत जो है खासकर पहाड़ों में जो बसंत है और कैसे आता है और क्या क्या लेके आता है, क्या क्या दे जाता है, तो जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पहाड़ों में बसंत से जुड़ी हुई हमारी बहुत सारी परंपराएं भी हैं। और बसंत को माँ भगवती सरस्वती से भी जोड़ा जाता है, और वो बसंत उसी ऋतु में बच्चे को लिखना भी सिखाया जाता है, पढ़ना। ओम नमः सिद्धं हम लोग शुरू में पंडित जी पढ़ाते थे, ओ नमः सिद्धं बोलते थे, उसके ओम नमः सिद्धम होता। लेकिन वो उन परंपराओं को समेटते हुए और बसंत में ही जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके कान और नाक छेदे जाते थे क्यों, और गोदना, ये ठुड्डी पे गोदना भी बसंत ऋतु में किया जाता था। ये पुरानी परंपराएं हैं, आज धीरे धीरे छूट रही हैं, लेकिन उनको समेटते हुए उस गीत में मैंने कोशिश की थी कि बसंत केवल प्रकृति से ही न जोड़ा जाए, इसको इंसान से भी जोड़ा जाए कि हमारी क्या क्या परंपराएं हैं जो हम बसंत ऋतु में जिनका निर्वाह करते हैं। उसमें था एक रुणुक झुणुक ऋतु बसंती गीत लगांद ऐगे,
बसंत ऐगे खपार डांडा सारियों माँ, रुणक झुणक ऋतु बसंती गीत लगांद ऐगे। बसंत ऐगे खपार डांडा सारियों माँ, ठुमक 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 गोंद क्याली खुट्यों हिटी की ऐगे। बसंत ऐगे लिपि पोती डिंडारियों माँ, रुणक झुणक ऋतु बसंत गीत लगांद ऐगे। मुखड़ियों माँ है सुणोच पिंगलो मोल्यार, गलोड़ियों माँ सुल गए ललंगा अंगार, आँखों माँ चूणान सुपन्या बसंती, उलार्याज कुड़ियों माँ छल केणु प्यार प्यार प्यार। सीने का सूत कुंगली कंदुड़ी नकड़ियों माँ पैरेगे। बसंत ऐगे हपार गोदी चोंठियों माँ, बसंत ऐगे हपार गोदी चोंठियों माँ, रुणक झुणक ऋतु बसंत गीत लगांद ऐगे। यहाँ की जो किशोरियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो भी अपनी मदर के साथ हाथ बटाने के लिए, घास लकड़ी के लिए, पानी के स्रोत से पंधेरे से पानी लाने के लिए, तो उनकी दिनचर्या भी वही परिश्रमी दिनचर्या बन जाती है। और उस वजह से उनका साहचर्य जंगल से इतना घनिष्ठ हो जाता है कि एक टीनेजर लड़की का विवाह तय होने को है, और वो सर चीड़ का पेड़ है जो कुलें की डाली, उससे अपनी जो लोक लाज की बात है कि रिश्ता आने वाला है कैसा होगा, तो उसे अपनी शादी में निमंत्रण के लिए मुल मुल के कुहैसणी छेतु हे कुलें की डाली। और सर उस गीत में आपने दो फ्रेज हैं जो प्रोवर्ब्स हैं यहाँ के, कि घुघुती घिंडुड़ी हिलास को भी इनवाइट करती है कि टक लगे कि आई, कि मतलब डोंट फॉरगेट, नोटेड, नोट कर लो। और एक फ्रेज और आता है कि मीन पहली बोले आली, मैंने तुम्हें एडवांस में नोटिस दे दिया है। तो सर उस परंपरा में मैं जानना चाहूँगा सर। हाँ, वो एक कल्पना है एक जवान लड़की की, और जैसा कि जो लगभग मेरी उम्र के लोग होंगे उनको पता है कि हमारा पहाड़ों में जीवन जो है, अधिकांश जीवन जंगलों में कटता है। वही हमारा रोजी रोटी का भी साधन होता था, हमारे जानवरों का भी साधन होता था जीवन का। तो जंगल से जुड़ी हुई वो लड़की, उसकी कल्पना है ये, और उसमें वो कहती है कि हे कुलेंगी डाली हैं, तो वो चीड़ की जो छोटी उसके बराबर की जो पेड़ है, वो उससे बातचीत कर रही है, उस पेड़ से बातचीत कर रही है वो। तो उसमें था कि मुल मुल के कुहैसणी छे तू, हे कुलें की डाली, मुल मुल के कुहैसणी छे तू, हे कुलें की डाली, कखी तीन मेरी आँखों का सुपिन्या, देखी तनी आली, मुल मुल के कु
हंसनी छे तू। सही लंबा गीत है, काफी लंबा गीत है। जी जी। पर्वतीय जनजीवन में जो हमारी जो बसास्तें हैं उनके सामने कोई न कोई पहाड़ी चोटी होती है, तो उसे डांडा बोलते हैं कि डांडा बटी। और जो डांडे हैं वहाँ से आगंतुक भी उन पगडंडियों से होके चल के आएगा। जो मौसमी बदलाव हैं, मौसमी बदलाव का पूर्वानुमान, तब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतना एडवांस नहीं था, तो जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो वहाँ की हवाओं से कि बथों कंच आणु, वहाँ के जो बादलों से, उन सब से मौसमी पूर्वानुमान लगा लेते थे। और जो हमारा घास पात है, अनाज है, चैन सामान है, पशु जानवर हैं, उनका पूर्व जो है एडजस्टमेंट कर लेते थे। अब सर आज की व्यस्त और जो एकल जीवन शैली है, आज का जो उपभोक्तावाद है, जिसमें सबकी अपनी अपनी डिमांड लिस्ट है, सब अपना ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं, तो एक गीत आप ये बीच कि वह नो नीच और वहीं तई सब कुछ बोए को दिनियो बौ को दिनियो भेना जो है दीदी ते लाई दीदी को दिनियो। तो मतलब उसमें मौसमी बदलाव प्लस जो संयुक्त परिवार के जो संस्कार थे और जो विरासतें थी, तो डांडियों बटी बथों छूटी। और सर उस गीत में जब वहाँ से हवाएं बह रही हैं तो वो सरसर सरसर धार माँ, और नेक्स्ट फिर जब बरखा आंधी तो गर 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 धार माँ, और नेक्स्ट में जो है जब ओलावृष्टि होती है तब से दणमण गात माँ। हर उसकी साउंड अलग है सर। और लास्ट स्टेंजा में उसमें कोहरा छाता है, कोयड़ी फर 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 बोण माँ। तो सर ये जो सामान्यतया वो तो लगता है कि एक किशोरी और उसकी बातचीत है कि कुलियाई चदरी कैन मुलियाई चदरी, लेकिन वो जेनरेशन्स में और जो जॉइंट फैमिली में जो हेरिटेज और जो संस्कार होते थे उस पर बड़ा आज का वो गीत ऐसा है सर कि वो नई पीढ़ी को वो ट्रांसफ़र होना चाहिए सर। हाँ, ये गीत भी बहुत बहुत ही सीधु साधु गीत છે और ये माँ, लेकिन वह ये माँ प्यार अपना बच्चों का प्रति एक गीत में वो झलकणों च। और दादी थे अगर कोई चीज़ उपलब्ध हुए तो वह सीधा में थे अपना आप इस्तेमाल करना बजाय नाते नतेड़ों के याद है जान दी और वो थे दे देंदी। इन्नी माँ थे जो उनके बेहतर चीज़ चे उनका दिमाग में ये आंदो कि ये मेरी बेटी का वास्ता इवें थे दे देवला। तो यो एक आपस में परिवार को एक प्रेम ये गीत में च। और यो एक थैन बोल सकता आज का ज़माना का हिसाब से तो त्याग च, अपनी खुशी अपने बच्चों थैन देने की उनकी जो मनसा होंद वो मनसा ये गीत में च। तो ये बहुत ही सीधो सरल गीत च एक। डांडों बटी बथों छुटी सर धार माँ, सर धार माँ, चदरी उड़ी मेरी बाजार माँ। डांडों बटी बथों छुटी सर 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 धार माँ। हाँ ये माच कुछ रंग बिरंगी टुप क्याली चदरी कनी भली छे मेरी छाली चदरी। कख बटी आई कुलियाई चदरी त्वे खुण कैन मोलियाई चदरी। बुएन मंगाई अफ खुणी चदरी बाबा ल्याई बुए खुणी चदरी। बुएन पेराई लाड माँ, डांडियों बटी बथों छुटी सर 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 धार माँ। ऑडियंस की तरफ से कोई गढ़ कवि से, गढ़ रत्न जी से कोई जिज्ञासा हो, कोई भाव हो?
नेगी जी नमस्कार, मैं सुभाष थलेडी और मैं नेगी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। 35-36 साल पहले जब मैंने आकाशवाणी लखनऊ में ज्वाइन किया तो एक ही इच्छा होती थी, नेगी जी को बुलाओ, और मुझसे जितनी कोशिश हो सकती थी नेगी जी को मैं अपने यहाँ, चाहे वसंत पंचमी हो, 15 अगस्त हो, कोई कार्यक्रम हो, लखनऊ की ऑडियंस के बीच जरूर ले जाता। और नेगी जी के नाम से ही चाहे गन्ना किसान संस्थान हो, चाहे उस सहकारिता भवन का सभागार भर जाता था। और मैं नेगी जी का बहुत प्रशंसक हूँ। एक गीत, मुझे परसों रात को फ़ोन आया दिल्ली से कि भाई नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत है, वो मालू गिरालू का बीच सकनी सी, वो अभी रयाल साहब ने बहुत अच्छा डिफाइन कर दिया। मैं उससे पूछता, एक मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, आज भी पूछ रहा हूँ, जो आप एक वो जो एक महिला जो कहीं दिल्ली पहुंच गई और उसको दिल्ली नहीं भा रहा है, उसको याद आ रही है अपने घर की, और तब आपने वो गाया कि हे जी मैं घर छोड़ आया, वो उसमें जो भाव हैं आपके तो पूरे गीत ही, मतलब क्या बोलूँ मैं, वो रयाल साहब बहुत एग्जैक्ट, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहे। चाहे आपने बिंब रूपक जो भी दिया, प्रकृति का वर्णन, और कितना सोचते हैं। तो उस व्यक्ति ने मुझसे यही कहा कि पहले मुझे इसका पूरा अर्थ बताइए, मालू गुराल का भी। वो कुमाऊं के रहने वाले हैं, बड़े अफसर हैं दिल्ली में, और उनको पता नहीं रात में क्या ध्यान आया, उन्होंने कहा, तो मैंने उनको भरसक, तो मैंने कहा भाई नेगी जी के गीतों को, गानों को पार मैं नहीं, उनका अर्थ मैं नहीं वो कर सकता हूँ। खैर जितना मैंने बताना था उनको बताया, और आपने बताया मुझे यार नई बात आपने बताई कि वो बेड़ा परंपरा का गीत है। और मुझे भी लग रहा था जब लास्ट में आहा जो आता है ना, तो उससे लगा था कि हाँ ये वही उसी परंपरा का है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था जो आज हुआ। थोड़ा उस गीत पे आप बोल दीजिए जो वो, हे जी मैं घर छोड़ आया हूँ, प्लीज। हाँ थलेडी जी, वो गीत एक प्रवासी, जो आपको मालूम ही है कि पहाड़ में वहाँ पे जो पुरुष वर्ग है वो ज़्यादातर बाहर रहता था। अब थोड़ा स्थितियाँ बदल गई हैं, तो आपको मैं 60, 70, 80 साल पहले के गढ़वाल की तरफ, पहाड़ की तरफ ले जाता हूँ। तो वहाँ पे घर में केवल औरतें ही होती थीं ज़्यादातर, और बच्चे, तो औरतों के सर पर बहुत ज़्यादा बोझ होता था, परिवार का, जानवरों का, खेती का, बच्चों का। तो एक बार इस बात को महसूस करते हुए वो लड़का अपनी घरवाली को, उस समय लोग पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती थी, लगभग अनपढ़ होते थे, और उसको नहीं मालूम है कि देश दिल्ली बम्बई की में कहाँ कैसे जाना है, कहाँ कैसे गाड़ियों में, ट्रेन में वगैरह वगैरह। तो वो अपनी वाइफ को देखता, कहता है इसको भी मैं अपने साथ ले जाता हूँ। तो वो अपनी वाइफ को ले जाता है बाहर, दिल्ली मान लीजिए, वो दिल्ली में ले गया है। अब वहाँ पर उसके व्यवस्था, वो एक फ्लैट में ले गया है, वहाँ उसने अपनी वाइफ को रखा। अब वो महिला पहाड़ों की महिला है, उसे तो उन्मुक्त वातावरण की आदत है, तो वो ऐसे बंद कमरे में घुटने की उसे आदत नहीं है। तो वो उस गीत में सारी चीज़ें हैं, मुझे वो गीत याद नहीं आ पा रहा है अभी कि उसकी लाइनें, उसकी पंक्तियाँ क्या हैं, लेकिन मैं इसमें ये बता सकता हूँ कि वो महिला देखती है कि मुझे एक कमरे में बंद कर दिया है, बगल में कौन है मैं नहीं जानती, इनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही है, हाँ अजान मन की है, अनजान रास्ते हैं, औखा मुश्किल रास्ते, और भम्माण क्वार्टर हैं यहाँ, क्योंकि सब लोग तो अपने काम पे निकल गए हैं। तो ये वो वहाँ फिट नहीं हो पा रही है, और वो वहाँ फिट नहीं होने के कारण
कहती है कि भाई मुझे तो नहीं रहना यहाँ, मुझे तुम घर छोड़ के आ जाओ, मुझे तो वहीं ठीक लगता है। और वहाँ की सारी गतिविधियाँ वो बताती हैं कि वहाँ इस समय ऐसा हो रहा होगा। और दिक्कत उसे केवल अपने ही नहीं, अपने पशुओं की भी, अपने जानवरों की भी उसको चिंता है कि वो क्या कर रहे होंगे, उन्होंने कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा। ये सारी चिंताएं हैं। तो ये महिलाओं की अक्सर जो मोह माया है पहाड़ों में, अपने परिवार में जो उसने संजो के रखा है, उसके पुराणों ने संजो के रखा है, उसकी उसे चिंता रहती है। लेकिन वो इस तरह एक क्वार्टर में बंद होके रहना नहीं चाहती है। ये उस समय की बातें हैं। ये बात मेरे दिमाग में तब आया था इसका ख्याल कि मेरी एक दादी होती थी, मेरे चाचा जी थे ब्रिगेडियर लक्ष्मण सिंह नेगी, बहुत पुराने ज़माने के, तो ब्रिगेडियर थे वो। तो उनकी माँ दादी, मैं ज़्यादातर उनके पास रहता था, मेरा नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है, नरेंद्र। तो दादी को ब्रिगेडियर साहब ने बहुत कोशिश की, मेरे चाचा होते थे वो, कि उनके कपड़े वो कुछ नए ढंग के पहनाएं, साड़ी वगैरह ऐसा। लेकिन उस दादी ने अपने लावा और उसके अलावा कुछ नहीं पहना। और वो उसको बहुत कोशिश की उन्होंने अपने साथ ले जाने की, लेकिन वो नहीं गई। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में, और ऐसी मेरी एक ताई भी थी, बूढ़ी इसको बोलते हैं हम, वो भी अपनी चिपकी रही अपनी परंपराओं से, अपने पहनने ओढ़ने से, अपने घर परिवार से। वो इनके साथ बाहर नहीं गई उस समय। तो मुझे लगा ये लोग वास्तव में इस उन्मुक्त वातावरण में रहने के आदी हैं। खेत भी हैं तो फैले हुए हैं, जंगल भी हैं तो फैले हुए हैं, लेकिन एक क्वार्टर में एक बंद हो जाना ये उनको स्वीकार नहीं है। तो उसी पर ये थलेर जी ये गीत था। और इसके आगे काफ़ी लंबा वो है और बहुत ही अच्छा गीत है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। देखता हूँ मैं अगर मुझे कुछ याद आता है। हे जी सार्यूं माँ फूली गे होला फ्योली लाएड़ी मैं घर छोड़्या वा। हे जी सार्यूं माँ फूली गे होली लाएड़ी मैं घर छोड़्या वा। हे जी सार्यूं माँ फूली गे होली फूल्यूं घोलू फुलार हमारा से त्या आरु चोलो माँ आयूं होलू फुलार हमारा से त्या आरु चोलो माँ ना 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 एलो खोला खोलो माँ। हाँ आते याच भट्ट जी। तो फिर कभी मेरे पास वो गीत आएगा तो मैं उसको गाऊंगा जरूर। तो धन्यवाद। आपने थलेड़ी जी के जो गीत, आपकी जो डिमांड थी उस गीत का नाम है, शीर्षक है घौरी छोड़ियावा। सर अगले उसमें कि हमारा जो इकोसिस्टम है, तो पर्वतों में वनों पर हमारी निर्भरता ज़्यादा है और स्वाभाविक रूप से मैन ईटर्स के हादसे भी बड़े दर्दनाक हादसे हुए हैं अतीत में। तो जो मनस्वाग, जो मैन ईटर है उसे गढ़वाली में मनस्वाग कहते हैं। तो नॉन एलियनेबल, नॉन एलियन जिन चीज़ों से मृत्यु भय रहता है, तो उस गीत में नेगी सर कहते हैं कि तय बैरिक बण डांडा ना जा सुमा डांडा ना जा तय बैरिक बण। और सर उस गीत में शुरुआत होती कि हे निहोणिया सुमा डांडा ना जा, हे खडोणिया सुमा डांडा ना जा।
वंत गाल छन पर जब लाड की जब ज़्यादा तीव्र स्नेह झलकेगा तो उस बच्चे को बच्ची को ऐसे कहा जाता है। और उसमें सर आप परिवेश भी ऐसा बनाते हैं कि धुएं की धुएड़ी सुमा डांडा ना जा, वनी लगियूं चौमास सुमा डांडा ना जा, तो घनी कुएड़ी लगी डांडा ना जा। और इतना घना कोहरा है और घास लकड़ी के लिए जाना ही जाना है। पिता हिदायत दे रहा है कि यखुली सुमा डांडा ना जा, मुछालू जग्यों छे सुमा डांडा ना जा। तो ऐसे हृदय विदारक जो घटनाएं होती थी, तब समाचार पत्रों का चलन नहीं था, तो वो गीतों में, लोक गीतों में स्थान पाते थे। तो सर उसमें जो घसियारनी हैं या जो गुएर छन, तो जो अवशेष मिले हैं, जो कपड़े लत्ते मिले हैं, उससे वो आइडेंटिफाई करते हैं। और पूरा का पूरा गांव जो है, जो बैन गाकर उस बच्ची के व्यवहार, उसका गुण, उसके लक्षण कि तेरा मंगदारा आला, तू 17 वर्ष की छई, है ना सर। तो इस टाइप का ये मैन ईटर्स वाला जो कॉन्फ्रंटेशन है, ये पहले से हम लोगों के पर्वतीय समाज में है सर। तो इस गाने पर सर मैं आपसे आपका तबसरा सुनना चाहूँगा सर। बाघ का आतंक अक्सर पहाड़ों में हर सीजन में, हर बार जैसे वहाँ जंगलों में आग लगती है, वैसे ही बाघ का आतंक भी होता है। तो वो उससे बहुत प्रभावित है वहाँ का समाज जो वहाँ रह रहा है। अब तो धीरे धीरे करी थे न लोग मैदान की तरह पाना छन पहाड़ छोड़ी की, लेकिन आज भी वहाँ लोग हैं और वो फेस कर रहे हैं उन स्थितियों का, उन परिस्थितियों का। तो उसी में एक लड़की का गीत है ये, जो जंगल में जाती है और बाघ उसे, मैनीटर उसे खा जाता है, ये था उसमें। तो वो गीत था, हाँ, डांडा ना जा सुमा हे निहोण्या सुमा डांडा ना जा, न जा हे खडोण्या सुमा डांडा न जा, सुमा हे निहोण्या सुमा डांडा न जा, न जा हे खडोण्या सुमा डांडा न जा, लाडा की बेटुली सुमा डांडा न जा, यखुली सुमा डांडा न जा, यखुली सुमा डांडा न जा, मुछालू जग्यूचा सुमा मुछालू जग्यूचा, मुछालू जग्यूचा सुमा मुछालू जग्यूचा, तेबेरी कबणे सुमा मन स्वाग लग्यूचा, मन स्वाग लग्यूचा सुमा डांडा न जा, सुमा हे निहोण्या सुमा डांडा न जा। तो ऐसे में, ऐसे वातावरण में पूछ बढ़ जाती है शिकारी की। और हमारे पहाड़ में शिकारी को कहते हैं तोपची, तोपची या बंदूकिया। तो जो निशानेबाज, अच्छा निशानेबाज शिकारी हो, उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। और तो सर वो वाकया मैं सुनना चाहूँगा कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे प्रदेश के बड़े खिलाड़ी हुए हैं जसपाल राणा जी, और कॉमनवेल्थ में वो मेडल पे मेडल जीतते जा रहे थे, और गांव में कुछ वृद्ध महिलाएं टेलीविज़न देख रही हैं, वो कह रही हैं कि तू ऐसे बड़ बंदूकिया चलती, ये मन स्वाग मार दे। तो सर उस पर भी आपका गाना है। हाँ हाँ रयाल जी, इसमें एक जो ये गीत कैसे बना उसकी भी एक छोटी सी घटना मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। वो एक कल्दीखाल ब्लॉक है पौड़ी में, तो वहाँ पे बाघ का बड़ा आतंक रहा बहुत लंबे समय तक। वो जानवर भी ले गया, उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी उसने उस पर हमला किए और उनको ले भी गया। तो
मैं उस समय नौकरी करता था सूचना विभाग में, तो उसमें एक टावर था, ये उसका टेलीफोन का टावर बना था उधर कलजिखाल में, और वहाँ पर उस टावर के उद्घाटन के लिए मंत्री जी को आना था। तो मैं भी पहुंच गया उसके कवरेज के लिए, सूचना विभाग में मैं नौकरी कर रहा था। तो वो टाइम था उनका मंत्री जी को आने का, तो एक छोटी सी चाय की दुकान थी, मैं उसमें बैठ गया चाय पीने के लिए। मैंने कहा तब तक चाय पीते हैं। और उस दुकान में एक ब्लैक एंड वाइट का एक छोटा टीवी लगा हुआ था, ब्लैक एंड वाइट। तो उस समय चल रहे थे कॉमनवेल्थ के गेम, और उस समय जो चल रहा था टीवी में वो जसपाल राणा का, जो जसपाल राणा कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल झटक रहे थे, उस पर एक बहुत बड़ी चर्चा, और वो खेल के अंश दिखा रहे थे और सब लोग बड़े उत्सुक होकर उसे देख रहे थे। तो दुकान के बाहर एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी, वो भी चाय पी रही थी, लेकिन वो ज़मीन में बैठी हुई थी, और वो भी देख रही थी और सुन रही थी लोगों को कि लोग क्या इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं और टीवी में क्या चल रहा है। तो उस महिला ने बाद में उसने एक टिप्पणी की, उसमें दूसरे लोगों ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरा ध्यान उस महिला पे था। और उसने कहा कि अगर इतना बड़ा ये तोपची है तो हमारे गांव के बाघ को मार दे। वो नहीं जानती कि ये खेल है या क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे ये शूटिंग होती है, कैसे ये, उसको इससे कोई लेना देना नहीं था। वो गांव की महिला थी, अनपढ़ महिला थी, बुजुर्ग महिला थी। उसने कहा कि अगर ये इतना बड़ा तोपची है तो भाई हमारे गांव का जो ये बाग लगा हुआ है, इसने इतना हमारा नुकसान कर दिया, बच्चे तक खा दिए हैं, तो इसको मार दे तो तब हम समझें कि हाँ वास्तव में ये बड़ा निशानेबाज है। तो ये बात जब उसने कही तो वो मैं ठिठक गया। मैंने कहा इसका ये बात बिल्कुल सही है, सही कह रही है, क्योंकि इसके हिसाब से। और आप सब लोग जानते हैं कि एक पिछले दिनों टीवी में भी और समाचार पत्रों में भी एक चर्चा चलती थी कि कला जीवन के लिए या कला कला के लिए। इस पर बड़ी चर्चाएं मैंने पढ़ी भी हैं और मैंने ये उसमें देखा भी है टीवी में इन चर्चाओं पर। तो उसी को देखते हुए मुझे लगा कि वास्तव में अगर आपकी कला किसी काम जीवन के काम आती है तो वो ज़्यादा बेहतर है, या आपकी कला तक ही सीमित है, वो ज़्यादा बेहतर स्थिति है। तो इसमें मिले जुले विचार थे लोगों के, और उसमें मिक्स विचार आए थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर घर जाके गीत रचा जिसमें जसपाल राणा का भी जिक्र है। और वो महिला कहती है उस गीत के माध्यम से कि तुझे हम अपनी नथ बुला गला के सोने के मेडल देंगे, लेकिन तू आ और अपने निशानेबाजी की कला से हमारा जीवन सुधार दे, ऐसा उस गीत में है। तो वो गीत काफ़ी लगता है हमें कि वास्तव में हमारा आर्ट, हमारी कला, हमारा लेखन, हमारा गायन अगर जीवन में किसी काम आता है तो मैं सोचता हूँ वो सार्थक है। वैसे उनसे ये अपेक्षा करना बाघ मार दे, ये हम सब लोग तो वो अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन वो गांव की महिला कर सकती है क्योंकि उस पर गुजर रही है और उसे पता है कि हमारे यहाँ एक ऐसा निशानेबाज भी है। तो उसके निशानेबाजी अगर हम लोगों के काम आ जाए, हम लोगों का जीवन का काम आ जाए, तो मेरे ख्याल से वो उसका जीवन सार्थक होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नेगी जी।